हेलो बच्चों, वेलकम टू प्रश्न उत्तर। आई एम योर फिजिक्स टीचर प्रशांत यादव। सो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 5। और इस लेक्चर में हम लोग ने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। मैंने आप लोगों को सिखा दिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ना। आपको मैंने ये भी सिखा दिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही आपका जो कूलम्ब्स लॉ जो अप्लाई करता है फोर्स, वो किसी एक चार्ज से दूसरे चार्ज पर लगता है। यानी कि अगर पहला चार्ज अगर Q1 है, उसने Q2 के ऊपर कोई कूलम फोर्स लगाया, जो कि आप लोगों को याद हो गया कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो मैंने आप लोगों को सिखाया था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन के अंदर वो चार्ज नहीं है तो ये कूलम फोर्स नहीं लग पाएगा। देखो, दो चीजें हैं। एक थ्योरेटिकली हाइपोथेटिकली बोला जाता है कि इनफाइनाइट डिस्टेंस तक इलेक्ट्रिक फील्ड जा सकती है, लेकिन प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि एक फिक्स्ड रीजन में वो ज्यादा इफेक्टिव होती है। उसके बियॉन्ड वो इतनी वीक हो जाती है कि हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है वहां पर, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तो फोर्स भी वहां पर नहीं होगा, यानी बहुत वीक फोर्स हो जाए। तो जब मैं पढ़ा रहा हूं तो मैंने आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बताया था कि एक चार्ज क्या करता है, अपने आसपास एक ऐसा एरिया क्रिएट करता है जिस एरिया के अंदर कोई दूसरा चार्ज आएगा तो उसके ऊपर क्या लगेगा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन होगा, यानी अट्रैक्ट होगा या फिर रिपेल होगा। और अगर उस रीजन में वो चार्ज नहीं है तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर वो अट्रैक्शन और रिपल्शन नहीं होगा। उस रीजन को बोला गया था, उस क्षेत्रफल को मैंने बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड। और उसका हमने डिफाइन करने के लिए दो चीज दिखाई थी, एक सिखाया था। एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि होता है, जिसको कैपिटल ई वेक्टर से डिनोट करते हैं। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना होगा तो हम कैपिटल ई वेक्टर यूज करेंगे। और दूसरा मैंने कहा था कि जब मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा, उसको कहते हैं स्केलर फंक्शन। यानी क्या कह रहे हैं भैया, अदिश। अदिश जानते हो ना, स्केलर। ये आपका स्केलर फलन यानी अदिश फलन होगा किसका, फंक्शन किसका होगा, वी का। नहीं समझ में आ रहा है? इतना समझ लो कि v आपका रिप्रेजेंट करेगा किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड को ही रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन इसे फंक्शन रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इस पे आगे आते हैं। इंपॉर्टेंट बात जिसको समझनी है, आप इसे मान लीजिए कि ई वेक्टर से डिनोट करते हैं, और अभी फॉर्मुलेशन में आपको समझना होगा कि फॉर्मूला लगता कैसे, अप्लाई कैसे करते हैं और फॉर्मूला होता क्या। जो इंपॉर्टेंट बातें हैं हम लोग हमेशा उस पर फोकस करने की कोशिश करेंगे। फिर है आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो कितनी होगी और उसकी वैल्यू क्या होगी, है ना। तो हम लोग ये देखेंगे कि किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है उसकी फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो यहां पर एक फिगर बना हुआ है, इसमें एक चार्ज है, पॉइंट चार्ज है। एक पॉइंट P पर हम यहां निकालना चाहते हैं इस पॉइंट P पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो एकदम बेसिक्स में आते हैं। तो सबसे पहले उस पॉइंट P की लोकेशन हम ढूंढेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, Q के रिस्पेक्ट में। तो हमने बना लिया Q से P के बीच में एक स्ट्रेट लाइन, जिसको बोल दिया हमने R वेक्टर, यानी पोजीशन वेक्टर। ध्यान से देखिएगा कि Q से P की तरफ जाना है। अगर मैं आपको R की एक वैल्यू बोल देता हूं कि पॉइंट P 2 मीटर दूरी पर है, 2 मीटर डिस्टेंस पर ये है, तो अब वो 2 मीटर तो किसी भी दिशा में हो सकती है ना। आप देखो ना, अगर मैंने कहा यहां पर आपका एक चार्ज है ना। मैं आपको वापस से एक बार इसको एक्सप्लेन कर देता हूं कि मान लीजिए ये चार्ज आपका यहां पर बैठा हुआ है, और मैं तुमसे ये कह दूं कि 2 मीटर दूरी पर आपका पॉइंट P मिलेगा। तो 2 मीटर तो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। तो इसका मतलब है अगर हमें डायरेक्शन नहीं पता होगी तो ये हम कभी नहीं जान पाएंगे कि पॉइंट P है कहां। सिर्फ ये जान लेने से कि दूरी कितनी है, इसीलिए वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसीलिए कहते हैं पोजीशन वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी इसलिए होता है क्योंकि ये दूरी तो बताता है, साथ साथ में दिशा भी बताता है। तो एक ऐसा वेक्टर जो कि डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए इसको कहते हैं पोजीशन वेक्टर। यहां पर हमने बना लिया R वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, फिर से रिवीजन। यूनिट वेक्टर क्या करता है, ये सिर्फ दिशा को दर्शाता है, यानी कि ये सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब हो गया, अगर किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर बना दो, यानी R वेक्टर था, उसके ऊपर हमने R के ऊपर टोपी बना दी, यानी यूनिट वेक्टर बना दिया। इसका मतलब अब उस वेक्टर की सिर्फ दिशा को रिप्रेजेंट करेगा, उसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। चलो बढ़िया। तो यहां से फॉर्मूले पे आ जाते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बना था
कि जो फोर्स लगेगा अपॉन जो आपका जिस चार्ज के ऊपर, हमने ये मान लिया कि पॉइंट पी पर एक टेस्ट चार्ज बैठा हुआ है। पॉइंट पी पर हमने क्या मान लिया कि एक टेस्ट चार्ज बैठा हुआ है। तो टेस्ट चार्ज क्या होता है, अब ये प्रॉब्लम आ गई है ना कि भैया ये टेस्ट चार्ज क्या है। तो टेस्ट चार्ज को क्यू नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। कहते हैं क्यू नॉट क्या हो गया, एक वीक चार्ज है जिसके ऊपर आप फोर्स लगा सकते हैं लेकिन वो आपके ऊपर फोर्स नहीं लगा सकता। यहाँ पर लिखा भी है टेस्ट चार्ज इज अ फिक्टिशियस चार्ज दैट एक्सर्ट नो फोर्स ऑन नियर बाई चार्ज, यानी कि आसपास के चार्जेस पर कोई फोर्स नहीं लगाता है और इसके ऊपर लेकिन फोर्स लग सकता है। इसका फॉर्मूला क्या बन गया, तो E बराबर F अपॉन क्यू नॉट। तो कूलम्स लॉ के हिसाब से अगर दो चार्ज हो गया, एक Q हो गया, एक Q नॉट हो गया, इनके बीच की दूरी R हो गई, तो जो फॉर्मूला बनेगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और उसको डिवाइड किससे कर दिया, Q नॉट से कर दिया। Q नॉट से Q नॉट कट जाएगा। यहाँ पर हमने यूनिट वेक्टर क्यों लगा रखा है, ये सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो पूरा फॉर्मूला बन के क्या आया, K Q अपॉन R स्क्वायर विद यूनिट वेक्टर, आपका जो भी डायरेक्शन होगी वो लेके चलेंगे। तो फाइनल फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई पूछेगा मुझसे तो मैं क्या बताऊंगा, अगर कोई मुझसे कहेगा कि कोई चार्ज Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी इसी पॉइंट P पर, तो मैं कहूंगा अगर उस पॉइंट P की दूरी उस चार्ज से R है तो फॉर्मूला बनेगा KQ अपॉन R स्क्वायर, और उसकी डायरेक्शन होगी पोजीशन वेक्टर जो चार्ज को उस पॉइंट P से कनेक्ट करती है। यानी ये क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड में मैग्नीट्यूड तो होगा KQ अपॉन R स्क्वायर, यहाँ पे चार्ज हमेशा वो होगा जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है, और आर यूनिट वेक्टर क्या है, उसका डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जो कि हम आसानी से निकाल सकते हैं पोजीशन वेक्टर की मदद से। तो ये याद करना है। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज लिखी हुई है किसके बारे में, कि किसकी प्रॉपर्टीज है, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी है। बताया गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी, जो कि मैंने पहले ही समझा दिया आपको, और इसकी डायरेक्शन हमेशा फोर्स जो एक्सपीरियंस करेगा टेस्ट चार्ज, यानी टेस्ट चार्ज पे लगने वाला जो कूलम्स का बल है जिसकी दिशा निकालना आपको ऑलरेडी सिखा दिया है क्योंकि मैंने आपको पीछे पढ़ाया हुआ है कूलम्स लॉ, तो उसकी दिशा हमेशा सेम रहेगी एज जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई हो रही है उसकी दिशा के साथ। यानी कूलम्स लॉ की फोर्स अगर हमने टेस्ट चार्ज पे लगने वाले बल की दिशा निकाल ली तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा हमने निकाल ली। बहुत सिंपल है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज अवे फ्रॉम इट। तो ये बात मैं ऐसे बताता हूं कि आपके जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, अपने से बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करेगा, अपने से बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करेगा। वेरी गुड, इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। तो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज हमेशा अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को आप कहते हैं जनरेट करेगा। तो नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, इसकी तरफ आ रही है सारी की सारी लाइनें, है ना, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। समझ में आया, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी डायरेक्शन हमने दिखा दी है। इसकी यूनिट क्या होगी, अगर हम यूनिट निकालना चाहते हैं तो बहुत बेसिक होता है यूनिट। अगर हम यहाँ पीछे निकाल के देखते हैं एक बार यूनिट कैसे निकलता है, तो फॉर्मूले में क्या था बेटा, कूलम्स फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। कूलम फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन। बल की यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। तो देखो यहाँ पर क्या आ गया, न्यूटन डिवाइडेड बाय कूलम। तो यूनिट क्या बनेगी, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। ये हो गया न्यूटन पर कूलम। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि यूनिट कैसे आएगा, न्यूटन पर कूलम। यहाँ पर भी मैंने सेम चीज करके दिखाई है। साथ साथ मैंने डायमेंशन यानी वीमा भी आपको सिखाया हुआ है। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, MLT-2। चार्ज का क्या होता है, एम्पियर टाइम। तो यहाँ 80 हो गया। अब मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया, फोर्स अपॉन चार्ज होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जब इसको ऊपर की तरफ लेकर के जाएंगे तो इनवर्स लग जाएगा। तो डायमेंशन क्या बन जाएगा, MLT-3A-1, यानी एम्पियर -1 और MLT-3। इस तरीके से आपको मैंने डायमेंशन भी रिवाइज करा दिया, आपको डायमेंशन भी बता दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका डायमेंशन। नेक्स्ट फिर आगे देखिए, फोर्स ऑन ए पॉइंट चार्ज इज इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मैं बार बार बता चुका हूं, अभी फिर से बता दे रहा हूं कि जो फोर्स की फॉर्मूला होगा, तो हमने ये पीछे फॉर्मूला बनाया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर फोर्स अपॉन जिस चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है ना। तो E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट। देखो एक और ट्रिक सिखाता हूं तुम लोग को। यहाँ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, देखो एक ये पता है ये कहाँ पढ़ा हुआ है, 11th में पढ़ा हुआ है। कौन से चैप्टर में, यूनिट एंड मेजर।
ठीक है, जब उसको दोबारा से रिवीजन करेंगे तो वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो यूनिट टाइम मेजरमेंट में क्या सीखते हैं हम लोग कि भैया कोई भी अगर डेराइव्ड क्वांटिटी, देखो डेराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है, ऐसी क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनी हो, तो फोर्स भी डेराइव्ड होता है। तो यानी कि अगर इसको वेक्टर बने रहना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर बने रहना है, तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो राइट हैंड साइड, देखो फॉर्मूले के राइट हैंड साइड मतलब ये वाली, इसमें जो भी वेक्टर क्वांटिटी होगी उसकी डायरेक्शन इसकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। यानी देखो ध्यान से, ये चार्ज क्या है, ये तो अदिश होता है, ये एक सिर्फ वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ये मैंने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ाया हुआ है, स्केलर क्वांटिटी होती है। और फोर्स क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन डिसाइड कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ फोर्स। यानी कि कभी भी अगर मुझसे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन पूछी जाएगी तो मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ अगर मुझे एक टेस्ट चार्ज मिल गया, यानी मुझे कहा जाएगा कि पॉइंट पी पर आप क्या निकालिए, वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू बताइए किसी चार्ज क्यू के कारण, है ना, किसी आवेश क्यू के कारण अगर पॉइंट पी पर हमको क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र निकालना, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इनके बीच का पहले डिस्टेंस निकालूंगा और पोजीशन वेक्टर बनाऊंगा आर वेक्टर, और मैं कह दूंगा कि ये क्यू और यहाँ पे पॉइंट बी मान लूंगा यहाँ पर टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। तो इसका मतलब क्लियर है कि इनके बीच में मैं आराम से क्या बना सकता हूँ, फॉर्मूला बना सकता हूँ, दैट इज E बराबर F अपॉन क्यू नॉट, और F का फॉर्मूला क्या हो जाए, कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये कभी भी आप डायरेक्शन पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्शन आपको न्यूमेरिकल जब मैं कराऊंगा तो उसमें मैं दोबारा से इसको एक बार अच्छे से समझा दूंगा, लेकिन अभी के लिए वी आर मूविंग फॉरवर्ड और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये कोई रटने की जरूरत नहीं है, इसी फॉर्मूले को ध्यान से देखो, क्या होता है F अपॉन क्यू नॉट, अगर क्यू नॉट को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा, F बराबर बताइए क्यू नॉट इंटू ई वेक्टर। इस क्यू नॉट को कोई और चार्ज भी तो रिप्लेस कर सकता है, वो क्यू भी तो हो सकता है, तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू भी आप क्यू भी पुट कर सकते हो, तो यहाँ देखिए क्या आ जाएगा, F बराबर क्यू इंटू ई नॉट। ठीक है, तो ये मैंने आपको प्रॉपर्टी नंबर 5 भी सिखाया। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारी क्या है, कह रहे हैं कि ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में कई बार चर्चा हो चुकी है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बस इतनी सी बात कहता है कि अगर मान लीजिए कि एक से ज्यादा चार्जेस यहाँ पर प्रेजेंट हैं, और मैंने कह दिया कि यहाँ इस तरीके से एक फिगर बना हुआ है, ये फिगर बना हुआ है ना, इसमें मैंने यहाँ पे नोट्स आपके लिए बनाई हुई। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को जरा समझ लेते हैं अच्छे से कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है। देखो किसी एक पॉइंट P पर, ये हो गया मेरा वो पॉइंट P, ठीक है, इसमें मैंने सर्कल बना दिया। ये कह रहा हूं मैं पॉइंट P पर मुझे क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे निकालनी है वो पॉइंट P पर निकालनी है, लेकिन अभी तक जितनी बार पढ़ा उतनी बार हमने बस ये देखा कि एक पॉइंट चार्ज होता था, उस चार्ज के कारण किसी पॉइंट P पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते थे। जो फॉर्मूला बन के आया था उसको रट लिया है KQ/R²। लेकिन अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर एक से ज्यादा चार्जेस प्रेजेंट हैं, 1 2 3 4 5, आपको 5 चार्जेस दिख रहे हैं। तो मैंने आप लोग को ये सिखाया है हमेशा, फिर से आपको सिखाता हूं, मैं आपको एक स्लाइड इसमें ऐड करूंगा और उसके बाद अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने आपको जरूर ये बात कही है कि फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी पॉइंट P पर अगर हमको किसी चार्ज Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो मैंने कहा था कि उनको स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो तो आपको क्या मिल जाएगा, पोजीशन वेक्टर। ये हो गया मेरा R। ठीक है, अब मैंने कहा कि इस चार्ज Q के कारण इस पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी उसके लिए फॉर्मूला था E बराबर KQ/, ठीक है, और डायरेक्शन के लिए सिखाया था कि आप क्या करेंगे, इसी पोजीशन वेक्टर का यूनिट वेक्टर ले लेंगे। और यूनिट वेक्टर मैंने सिखाया था कि ऐसा वेक्टर होता है जिसमें क्या होता है, सिर्फ दिशा होती है, कोई मैग्नीट्यूड कोई वैल्यू उसकी नहीं होगी, सिर्फ वो दिशा को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि जब भी कोई सदिश राशि बनती है तो उसमें क्या होता है, उसका एक मान होता है प्लस उसकी दिशा होती है। तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन मिलकर के किसी क्वांटिटी को वेक्टर बनाते हैं। तो यानी यहाँ पर मैग्नीट्यूड KQ/R² हो गया और R यूनिट वेक्टर क्या हो गया भाई, उसका डायरेक्शन। चलो बढ़िया। अब यहीं पर मैंने कहा इसको Q1 बनाओ और इसको आप R1 कर दो, तो फॉर्मूले में क्या चेंज हो जाएगा, बस इतना सा चेंज हुआ ना। और मैंने यहाँ लिख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1। इसी प्रकार से मैंने यहाँ ले लिया एक चार्ज Q2, मैंने फिर से एक सीधी रेखा खींची और मैंने ये दूरी बता दी R2 वेक्टर है। ठीक है, ध्यान से देखते हैं हम। तो तुमने जो फॉर्मूला पढ़ा है उसके हिसाब से फिर से तुम लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 इज इक्वल टू
के Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर और R2 का ये हम लोग इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हम लोग ने कंसेप्ट सीख लिया है कि फॉर्मूले में जो चार्ज होगा वो वही चार्ज होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा और नीचे जो दूरी होगी वो उस चार्ज और पॉइंट P के बीच की दूरी होगी और इनके बीच में जो डायरेक्शन पोजीशन वेक्टर होगा वो रिप्रेजेंट करेगा। और ये हमेशा आप क्या करेंगे, इसमें डायरेक्शन को जरा से डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बस चार्ज अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रख देना, निगेटिव है तो निगेटिव रख देना, बिना किसी टेंशन के ऑटोमेटिकली दिशा सही हो जाएगी। सोचो अगर मैंने यहां पर एक निगेटिव वेक्टर रखा -q3 और पोजीशन वेक्टर की दिशा तो ये होगी, लेकिन मैंने ही सिखाया हुआ है कि पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है, लेकिन निगेटिव चार्ज अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट, ये भी मैंने ही सिखाया हुआ है। ये दोनों बातें आपको बताई गई हैं कि नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ आएगी और पॉजिटिव होगा तो बाहर की तरफ जाएगी। बहुत बढ़िया। इसका मतलब है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा इसके हिसाब से लेंगे तो ये जो R3 आपका वेक्टर है इसकी दिशा तो बेटा इस तरफ है, लेकिन ये तो निगेटिव है। निगेटिव के हिसाब से दिशा क्या होनी चाहिए, इस पॉइंट P पर इस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड लगनी चाहिए, क्योंकि अभी मैंने सिखाया नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर के आएगा। तो इसका मतलब है ये चीज अभी मैं सिखाऊंगा कि मैं आपको बिना इसकी टेंशन लिए आपका अगर मेरा कंसेप्ट आपको याद रहेगा तो आंसर सही आएगा। मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था जब फॉर्मूला लिखना तो चार्ज की वैल्यू एज इट इज रख देना, ये माइनस में है तो -q3, और मैंने कहा था डिवीजन में जो दूरी है वो दूरी का स्क्वायर कर देना। और दिशा के लिए मैंने ही कहा है कि दिशा के लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है, बस जो वेक्टर है उसी की दिशा आपको लिख देनी है। R3 वेक्टर की दिशा ये है तो इसके यूनिट वेक्टर की दिशा भी क्या होगी, वो भी यही होगी। ठीक है, अब तुम कह सकते हो लेकिन सर आपने तो गलत लिख दिया, क्योंकि आपके हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला आपने लिखा है उसमें डायरेक्शन आपने उस ऊपर की तरफ ले ली। तो यहीं से कंसेप्ट आता है नेगेटिव वेक्टर। यहीं से कंसेप्ट क्या आता है बच्चा, नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर की परिभाषा समझिए, अगर कोई वेक्टर ए है और अगर इसका मैं नेगेटिव वेक्टर बनाऊंगा तो नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, माइनस ऑफ ए वेक्टर। ये माइनस साइन क्या करेगा, इसकी दिशा को परिवर्तित कर देगा, लेकिन इसके मान को छेड़ेगा नहीं। मतलब जो उसकी वैल्यू ए की थी वो पहले वही है, बाद में वही है, लेकिन नेगेटिव साइन ने क्या करा, इसकी दिशा को उल्टा कर दिया। अब देखो वापस से, यहां आओ वापस से, E3 का फॉर्मूला लिखो। E3 का फॉर्मूला लिखोगे तो लिखोगे KQ3 अपॉन R3 स्क्वायर, और यहां एक माइनस साइन आ जाएगा R3 की यूनिट वेक्टर। ये माइनस साइन क्या कर रहा है, ये माइनस साइन इस डायरेक्शन को पलट के इधर की तरफ कर दे रहा है, जिससे कि तुम्हारा फॉर्मूला कभी भी गलत नहीं हो सकता। तो अगर आपके पास कंसेप्ट आ गया एक बार तो कभी भी आपको इस तरीके की छोटी मोटी परेशानियां नहीं होंगी और आपका सलूशन कभी गलत नहीं होगा। तो अब फिर से वापस आते हैं, सर अभी आपने सिखाया कि पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब आप लोग खुद बताइएगा, क्या पॉइंट P पर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड है? सर पॉइंट P पर तो Q1 भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है, Q2 भी लगा रहा है, Q3 भी लगा रहा है। तो जब भी मैं तुमसे सवाल पूछूंगा कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर कितनी हुई, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, सर इन तीनों के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगी इन तीनों को जोड़ दीजिए तो आंसर आपको टोटल मिल जाएगा। बट बेटा आपका माइक ऑन हो गया, आप बोल सकते हैं, मैं सुन रहा हूं। बेटा आपका नाम नहीं पता मुझे, आपने हिंदी 1733 लिखा हुआ है, आपका माइक ऑन है, आप बोल सकते हैं। गलती से ऑन हो गया, ठीक है कैंसिल कर देता हूं, ठीक है ओके कंटिन्यू करते हैं। तो जो ये टॉपिक है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, फिर से वापस से आते हैं। अब तुम लोगों को समझ में आएगा इतना मैंने क्यों पढ़ाया। मैंने इसलिए पढ़ाया ताकि ये जो किताबों में लिखा रहता है ना सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के हिसाब से सोल्यूशन हो गया, इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। इसका मतलब बस इतना सा होता है कि आपको करना कुछ नहीं है, आपको जितने भी चार्ज हैं उनके वजह से किसी कॉमन पॉइंट P पर अगर आपको निकालनी इलेक्ट्रिक फील्ड तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपल एक एक करके सॉल्व करो, और जब सॉल्व कर लेना सबको क्या कर देना, ऐड कर देना।
तो ऐड करेंगे तो सब कैसे करेंगे ऐड, ये चीज प्रॉब्लम आती है बच्चों की कि सर ऐड आप तो कह दे रहे हो ऐड करो, लेकिन ऐड होगा कैसे। अब ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी मैं आपको दूंगा। तो मैं कहूंगा ये बात तो सही है, ये कोई अदिश राशि तो है नहीं, यानी नॉन वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं कि हम 2+2 कर लें। ये कैसी क्वांटिटी होती है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। बेटा आपका फिर से माइक ऑन हो गया है, बताएं आपको कुछ कहना है। चलिए कोई बात नहीं। हैंड रेज उसमें हाथ बना होगा, उसका मतलब ये होता है कि आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, अपने डाउट पूछ सकते हैं। अगर आप उसे क्लिक करोगे तो मेरे पास नोटिफिकेशन आएगा, अगर मैं आपका नोटिफिकेशन एक्सेप्ट कर लेता हूं तो आपका माइक ऑन होगा, और अगर मैं यहां से बंद कर दूंगा तो बंद भी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपका 2 बार माइक ऑन किया है यहां से, तब आपका ऑन हुआ। तो अगर किसी को सच में डाउट हो तो प्लीज अपना हैंड रेज वाले हाथ बना हुआ उस पर क्लिक करना, मेरे पास आ जाएगा। और चैट में भी आप अपनी बातें रख सकते हो, चैट से भी आप टाइप करके लिख सकते हो। ठीक है, चलिए वापस से आते हैं। तो मैं वापस से इसको कंक्लूड करता हूं कि पॉइंट पी पर अगर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो इसका मतलब क्या हो जाएगा सर, E1 यानी जो पहला चार्ज है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस E2 प्लस E3। लेकिन सर इनको जब ऐड करेंगे तो हम वेक्टर के नियम के तहत इसको ऐड करेंगे। वेक्टर में हम आपको सिखाते हैं, अभी आप लोगों को जैसे ही मैं 11th का टॉपिक यानी जब मैं रिवीजन कराऊंगा, मैं वापस से यूनिट एंड डायमेंशन बेसिक मैथमेटिक्स के बाद आपको वेक्टर सिखाऊंगा। तो वेक्टर को ऐड करने के लॉ के हिसाब से आप इसको ऐड करेंगे। तो जब भी मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा तो मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे इसको ऐड किया जाता है। तो यहां लिखेंगे, मैं नीचे लिखूंगा ऐड बाय लॉ ऑफ वेक्टर। तो इसका मतलब है अगर इसको ऐड करना होगा तो वेक्टर एडिशन का जो नियम होता है वो हमने अगर सीख लिया तो हम इसको कर सकते हैं। तो ये पढ़ रहे हैं तो क्या इसका कॉम्पिटिटिव में बहुत इफेक्ट है? तो बेटा कॉम्पिटिटिव में ना सिर्फ 1-2 चार्जेस के लिए आएगा, इतना लंबा क्वेश्चन नहीं आएगा। बोर्ड्स में आता है इतना लंबा क्वेश्चन नहीं आता है, आपको सिर्फ 2 चार्जेस दे देंगे, दोनों का पोजीशन वेक्टर दे देंगे, उनको भी सॉल्व करना आसान होगा अगर तुमको वेक्टर के नियम आते हैं। तो नहीं आते तो मैं सिखा दूंगा फिर आते हैं। तो यानी कि अभी के लिए इतना जानना जरूरी है कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब ये हुआ कि जितने भी चार्ज होंगे किसी पॉइंट के आसपास, उनके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो उस पे लगेगी उसको अलग अलग सॉल्व करेंगे, फिर जब सॉल्व कर लेंगे सबको ऐड कर देंगे, टोटल जो आएगा वही हो जाएगा पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी नियम को कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। समझ में आया? ये बात यहीं पर खत्म। अब इसके बाद मैं आपको सिखाता हूं, ये मैंने सेम चीज यहां लिखी हुई, देखो ध्यान से। अगर तो मैंने कहा Q1 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी पॉइंट बी पर, तो KQ1/R1², यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी है। तो आप भी ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑलरेडी आपके पास E1 E2 E3 सारी चीजें, E1 यहाँ है, E2 यहाँ है, E3 ये लिखा हुआ है, सारी वैल्यू आप भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, चलो ये नीचे जो इंपॉर्टेंट है, ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने सिखाया हुआ है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। देखो वर्ड इंग्लिश का है लेकिन इतनी बड़ी बात नहीं है कि कोई बहुत टेक्निकल बात है हमें समझ में नहीं आएगी। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए कि ये एक वायर है, ठीक है, ये एक वायर है, आपने इस वायर, आपको दिख रहा है ये वायर? हाँ अब दिख रहा होगा, है ना? तो ये जो वायर है इसके ऊपर अगर हमने क्या करा, मैंने इधर से क्या करने लगा, यहाँ पर मैंने चार्ज ट्रांसफर करना स्टार्ट किया। मेरे हाथ पे चार्ज था, मैंने इसको टच किया, मेरे हाथ से ये निकल करके इस वायर पर यहाँ पर आपके चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होने लगा। तो मैं जब इसको कहता हूं तो मैं ये कहता हूं कि जब ऐसा हो कि सेम, जैसे चाइनीज होते हैं ना, सारे एक जैसे होते हैं, तो चाइनीज मटेरियल की तरह सारे के सारे चाइनीज जैसे लोग होते हैं, एक जैसे दिखते हैं, तो सारे चार्जेस इक्वल हो और क्या हो, आइडेंटिकल, एक जैसे हो, और इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज हर एक बिंदु, जितने बिंदु बन सकते हैं इस लाइन पर, इस वायर के ऊपर, हर बिंदु पर सेम चार्ज हो। तो जब इस प्रकार से आपके चार्ज इकट्ठा हो जाते हैं किसी भी सरफेस के ऊपर या किसी वायर के ऊपर, लाइन के ऊपर, तो कहते हैं कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा यह होता है कि जो चार्ज का घनत्व है, यानी चार्ज की जो डेंसिटी है किसी भी पॉइंट पर, वो बराबर होती है। यानी हर बिंदु पर बराबर चार्ज, अगर मैंने इतना यहां से कट कर लिया तो यहां पर भी वही सेम चार्ज होगा, और उतनी ही लेंथ की मैंने ऊपर कहीं कट कर लिया, वहां पर भी मुझे सेम चार्ज मिलेगा। तो ये फायदा होता है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। चलो बढ़िया। तो इसमें कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार होते हैं। एक प्रकार हो गया आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं किसी भी मेटल का वायर है, उसके ऊपर, या मेटल का कोई लेंथ है,
या कोई वायर मान लो जो कि नॉन मेटल भी हो सकता है। सरफेस मैंने मुझे सिर्फ सरफेस सतह के ऊपर क्या करना है, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना है। मैंने कहा कि एक लेंथ के एल लेंथ है, उस पर मैंने टोटल चार्ज क्यू को क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। तो टोटल चार्ज क्यू क्या होगा, छोटे छोटे बताओ, अगर ये पॉजिटिव है तो प्रोटॉन्स के फॉर्म में, सबसे छोटा पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन, सबसे छोटा नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, ये याद रखना। यानी कि इसके सबसे छोटे टुकड़े क्या हो सकते हैं, प्रोटॉन के फॉर्म में। तो ढेर सारे प्रोटॉन क्या हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे पूरे सतह पर। अगर इस टोटल चार्ज को टोटल इसकी लंबाई से भाग दे देंगे यानी डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी, एक कांस्टेंट मिल जाएगा। इसको कहेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी या फिर कहेंगे चार्ज पर यूनिट लेंथ। ये इसको कहते हैं, इसका सिंबल होता है लैम्डा। क्या सिंबल होता है, लैम्डा होता है। तो पहला आपने फॉर्मूला सीख लिया, लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। अब ये तो सबने समझ लिया, जो चीज नहीं समझ में आती है उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। देखो जब मैंने वही सेम फिगर को मैंने यहां बनाया वो दोबारा से, तो यहां पर लेके बेटा मैंने कुछ चेंज किया, टोटल चार्ज को टोटल लेंथ से डिवाइड किया तो आपको कांस्टेंट मिल गया डेंसिटी। आपको पता है घनत्व क्या होता है, घनत्व क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, हर जगह उसकी वैल्यू बराबर होती है। यानी कि अगर एक पूरे बॉडी का अगर हम डेंसिटी लेंगे और एक छोटे से टुकड़े का लेंगे, वो दोनों की डेंसिटी क्या आएगी, सेम आएगी। याद रखना ये बात। यानी ये क्या होता है, ये एक ऐसी क्वांटिटी है जो हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है। हमेशा इसकी वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट बनी रहती है। तो जब कांस्टेंट होती है तो इसका मतलब है कि इस पूरी लंबाई को लूंगा और उस पे चार्ज, टोटल चार्ज को लूंगा, इनको भाग करूंगा तो जो वैल्यू मिलेगी। तो इसका मतलब अगर मैंने कह दिया, मैंने कहा इसका एक टुकड़ा कट कर लो, क्या कर लो, इसका एक छोटा सा टुकड़ा, इसका एक छोटा सा टुकड़ा मैंने कट कर लिया, जिसकी लंबाई मैंने बोल दिया डीएल। मैंने छोटी सी लंबाई को क्या बोल दिया, डीएल बोल दिया। डी जब लग जाता है, अब याद कर लेना ये बात, डी किसी भी क्वांटिटी के आगे लग गया, एल माने क्या है, लेंथ यानी लंबाई। अगर एल के आगे डी लग गया, इसका मतलब एल की ये बहुत छोटी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। यानी 10 मीटर का अगर वायर था तो ये कितने को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, मान लो 0.1 मीटर। समझ में आया, 0.1 क्या होगा, बहुत छोटा सा भाग हो गया पूरी 10 मीटर की लंबाई का। तो याद रखना किसी भी, यानी चार्ज अगर टोटल चार्ज क्यू है, इसके आगे डी लगा दिया, यानी टोटल चार्ज का एक बहुत छोटा सा हिस्सा होगा डी क्यू। समझ में आ रहा है। तो ये सब बेसिक टर्म है, आपको याद रखने हैं। फिजिक्स में ये सब बहुत इस्तेमाल होते हैं। मैंने ये लिखा भी अपनी नोट्स में, देखो ध्यान से, अगर यहाँ लिखा है वेरी स्मॉल वैल्यू, डी का अर्थ हो गया वेरी स्मॉल वैल्यू। तो अब मैंने कहा कि इस पर भी मुझे डेंसिटी निकालनी है। तो इस पर अगर डेंसिटी निकालनी है तो अगर मेरी लंबाई डीएल है तो टोटल लंबाई कहाँ आएगी, नीचे। इस पर जो चार्ज होगा वो भी छोटा सा होगा। तो अगर घनत्व बराबर है हर जगह, यानी कि डेंसिटी कांस्टेंट होगी, तो यानी यहां पर भी वही डेंसिटी मिलेगी। इनका भाग भी चार्ज अपॉन लेंथ क्या रिप्रेजेंट करना चाहिए, लैम्डा भी। तो यहां से मैंने प्रूव किया है कि लैम्डा की वैल्यू चाहे टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ लो, चाहे स्मॉल चार्ज अपॉन उस जितनी लंबाई में वो पाया गया उस लेंथ को डिवाइड कर दोगे तो भी तुम्हें सेम डेंसिटी मिलेगी। तो इतना पढ़ क्यों रहे हैं, इतना इसलिए पढ़ रहे हैं कि कभी हमें अगर डीक्यू निकालना हो, डेंसिटी सवाल में दी रहती है, जितनी भी लंबाई चाहिए उतनी लंबाई से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे, इतनी लंबाई पर कितना चार्ज है वो तुम्हें मिल जाए। यानी कि अगर लैम्डा को लेंथ से, जितनी भी लेंथ है वायर की, मान लो 10 मीटर, मुझसे किसी ने कह दिया कि मुझे ये बताओ 5 मीटर पर कितने चार्ज पाए गए, तो मैं क्या करूंगा, मैं लैम्डा पहले निकालूंगा, यानी मैं टोटल चार्ज को डिवाइड कर दूंगा 10 मीटर से, टोटल लंबाई से। फिर मैं क्या करूंगा, लैम्डा मिल गया, फिर मैं 5 मीटर का गुणा कर दूंगा लैम्डा से, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे वो आवेश मिल जाएगा जो कि 5 मीटर वायर पर पाया गया। समझ में आया। इस प्रकार के सवालों के जवाब के लिए आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद दूसरा प्रकार होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। वो कैसे मिलता है, जब सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो अब देखो बेटा, दूसरा फिगर यहां बनाया, देखो ध्यान से इसको। इसमें आपने क्या देखा कि हमने एक टेढ़ा मेढ़ा सा कोई सरफेस ले, मान लकड़ी का कोई टुकड़ा हो गया, मान लो ये ऐसा पेपर है ना, ये पेपर ले लिया मैंने, ठीक है। ये क्या, इस पे एक सतह है ना, इस पे सरफेस आ रहा है, इस पर मैंने क्या कर दिया, चार्ज को हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो फिर से जो चार्ज है उसके सबसे छोटे छोटे भाग होंगे। अगर इस पे प्लस क्यू, टोटल चार्ज हमने कैपिटल क्यू यहाँ पे प्लेस किया, और कैपिटल क्यू एक बड़ी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, मान लो 10 कूलम, और सबसे जो छोटा पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या होता है, प्रोटॉन, होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। देखो ये बहुत छोटी वैल्यू है, ठीक है। यानी कि अब ये सारे प्रोटॉन्स अलग अलग बिंदु पर क्या होगा, ये ब्लैक ब्लैक डॉट मैंने बनाया हुआ है,
इस बिंदुओं का मतलब है कि ये सारे चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं और हर जगह बराबर चार्ज है। तो मैंने जब बोला तो मैंने कहा कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, आंसर इज यस। मैंने कहा टोटल चार्ज को टोटल एरिया से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे फिर से मिल जाएगा एक सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको कहेंगे सिग्मा। सिग्मा का फॉर्मूला क्या बना, देखो मैंने इसको अलग से भी पढ़ाया हुआ है, मैंने यहाँ पढ़ाया हुआ है, देखो ध्यान से। यहाँ मैंने क्या लिखा है, सिग्मा। सिग्मा क्या है, ये जो टोटल आपका एरिया है, इस क्षेत्रफल को हमने टोटल चार्ज से को डिवाइड कर दिया टोटल क्षेत्रफल से, तो मुझे क्या मिलेगा, सिग्मा। फिर से सेम बात है, अगर ये सिग्मा यानी डेंसिटी घनत्व कांस्टेंट होगा तो वो तो हमेशा, चाहे वो पूरा एरिया लेंगे उस पर भी कांस्टेंट मिलना चाहिए, और चाहे मैं उसका छोटा सा एक पोर्शन ले लूं उस पर भी वो कांस्टेंट मिलना चाहिए। तो मैंने इसमें क्या करा, मैंने देखो एक छोटा सा पीस कट किया हुआ है जिसका क्षेत्रफल कितना है, dA है। तो मैंने कहा कि अगर इस क्षेत्रफल पर जो चार्ज है अगर वो dq है तो dq अपॉन dA भी सिग्मा को ही रिप्रेजेंट करना चाहिए, उसकी वैल्यू भी सिग्मा के बराबर होनी चाहिए। तो अगर ऐसा नहीं होगा तो कभी भी नहीं कहेंगे कि यूनिफॉर्म डेंसिटी है, ये हमेशा ट्रू होगा। तो यानी कि फिर से एक सवाल पूछा मैंने कहा मान लो 10 मीटर स्क्वायर का एक तुम्हारे पास एरिया है और मैंने कहा कि 2 मीटर स्क्वायर में मुझे बताओ कितना चार्ज है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है, मुझे फिर से वही वाला फॉर्मूला मिल गया, dq बराबर सिग्मा इंटू जितने भी हमको एरिया के लिए निकालना था उतने एरिया को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे फिर से वो आवेश मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए ये जो डेंसिटी पढ़ा रहा हूं मैं इसका मतलब क्या है, कहां पर इस्तेमाल होगा, किस तरीके केसेस में इस्तेमाल होगा। पहले तो कूलम्ब्स लॉ से हम लोग डेरिवेशन करते थे, उसमें पढ़ाया जाता था, लेकिन अब नहीं है इतना इंपॉर्टेंट। तो अब आपको बेसिक चीजें ही पूछ जाएगी। इसका दूसरा नाम क्या होता है बताओ, इसका दूसरा नाम आपको अगर पता हो तो मुझे बताइए। इसका दूसरा नाम होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। सिग्मा का दूसरा नाम अगर आप ढूंढोगे तो इस सिग्मा का दूसरा नाम होता है चार्ज पर यूनिट। तो क्या सिर्फ दो प्रकार होते हैं, तो आंसर इज नो। एक और प्रकार होता है, इसको कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। एक तीसरा टाइप भी है बेटा, इसको भी पढ़ना है। एक होता है आपका सरफेस चार्ज हो गया, लीनियर चार्ज हो गया, तीसरा होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, ये देखिए ध्यान से, इसको कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। देखो ध्यान से, तो फिर से अब आता हूं मैं वापस से। मुझे चार्ज मिला क्यू, मान लो 10 कूलम का चार्ज मिला, और मुझे मिल गई कैनवस की बॉल। कैनवस की बॉल देखे हो ना, वो क्रिकेट तो खेला ही होगा, देखा ही होगा घर में। तो बॉल में क्या होता है बेटा, एक आयतन होता है यानी वॉल्यूम होता है। तो अगर जब मैंने चार्ज को पूरे इस वॉल्यूम में, उस पूरे आयतन में मैंने क्या कर दिया, बिखेर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो जो टोटल चार्ज है वो क्या हो गया, स्मॉल स्मॉल चार्ज के फॉर्म में पूरे के पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इकट्ठा हो गया। तो मैंने कहा कि जो इस समय डेंसिटी होगी, चार्ज की जो घनत्व होगी, उसको कहेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और निकालेंगे कैसे, टोटल चार्ज को टोटल वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम है ये तो उस बॉल का यानी स्फीयर का वॉल्यूम है। उस स्फीयर के वॉल्यूम से मैंने डिवाइड कर दिया, यानी कोई और भी तो हो सकता है, सिर्फ स्फीयर हो सकता है क्या, कोई बॉटल नहीं हो सकती। बॉटल भी तो एक सिलिंड्रिकल है। देखो ये कैसा है, शेप इसका सिलेंडर जैसा है, इसके पास भी आयतन होगा, यानी इसके अंदर अगर हमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया होता तो हम इसका वॉल्यूम से डिवाइड कर दिए होते उसको, यानी सिलेंडर के वॉल्यूम से हम इसको डिवाइड कर देते। तो फॉर्मूला मैं इसलिए कहता हूं बस ये याद रखो कि टोटल चार्ज अपॉन जो भी होगा, जैसा भी शेप होगा, अगर उसके पास वॉल्यूम है तभी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी। अगर ऐसी कोई बॉडी है जिसके पास वॉल्यूम ही नहीं है तो फिर वहां पर कभी भी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी नहीं हो सकता। ठीक है, तो टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम, ये बनाता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो गया। अगेन फिर से सेम कंसेप्ट। तो क्या अगर टोटल वॉल्यूम पता होगा तभी डेंसिटी निकाल सकते हैं क्या? नहीं। अगर डेंसिटी में मिल गया और हमें पता है डेंसिटी कितना, हमने क्या करा, उस पूरे, मान लो ये सिलेंडर है ना, मैंने कहा इसमें से इसको आधा कट कर दूंगा, इसको मैं आधा कट कर दूंगा, तो जब मैं इसको आधा कट करके हटा दूंगा तो जो बचेगा वो आधा ही तो बचेगा। तो इसका जो आयतन होगा वो आधा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, वॉल्यूम भी घट जाएगा ना। तो इसका मतलब है कि अब जो नया वॉल्यूम होगा, मैंने उसको क्या ले लिया, मैंने लिए नए वॉल्यूम को dV, और मैंने कहा नए वॉल्यूम पर जो मेरा आवेश है वो कितना हो गया, चार्ज कितना हो गया, dQ। तो मैंने कहा इस चार्ज को डिवाइड कर दूंगा इसके वॉल्यूम से, तो भी जो मुझे वैल्यू मिलेगी वो भी सेम मिलनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी क्वांटिटी होती है, ये कांस्टेंट होता है। ये क्या होता है, तो यहां से फिर से वही सवाल,
अगर मुझे डेंसिटी बॉडी की पता है और मुझसे किसी ने कह दिया कि मुझे मान लो अगर 10 सेंटीमीटर क्यूब का कोई वॉल्यूम है, मैंने क्यूब बोला है तो वॉल्यूम में आ गया हूं, तो सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम मुझसे किसी ने कह दिया कि 5 सेंटीमीटर क्यूब में मुझे बताओ कितना चार्ज है, तो इसका मतलब है मुझे क्या चाहिए होगा, मैं पूछूंगा कि मुझे ये बताओ कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इस बॉडी की कितनी है, फिर मैं उस 5 सेंटीमीटर क्यूब को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे जो आंसर मिलेगा वो किसका मिलेगा, मुझे मिल जाएगा कितना चार्ज ये 5 सेंटीमीटर क्यूब में पाया गया। तो वो चार्ज निकालने के लिए ये फॉर्मूला आपका, मतलब 3 प्रकार के आपने पढ़ लिए। तो ये तीनों जब आपने पढ़ लिए, अब मैं आपको सिखाऊंगा कि इनकी मदद से कैसे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूं किसी पॉइंट पी पर इन सारी बॉडीज के कारण। तो बड़े धैर्य के साथ आप इसको वापस से देख लीजिए। अब मैं करने क्या वाला, अब तुमको पता है कि एक वायर है सर, ये क्या है सर, एक वायर है, इस पर आपने क्या कर रखा है, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, और ये जो चार्ज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है उससे जो डेंसिटी बन के आई है, आपने बताया मुझे कि यहाँ पर आया है टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ करके हमने मिला कि हमें मिल गया लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी होती है। यानी कि अगर मुझे चार्ज निकालना होगा तो मैं छोटे से लेंथ के लिए भी निकाल सकता हूँ dq अपॉन dl से, तो मुझे dq निकालना होगा तो मैं लैम्डा इंटू dl भी कर सकता हूँ। तो जहां पर मुझे चार्ज का फॉर्मूला बनाना होगा मैं लैम्डा अगर मुझे पता है तो लैम्डा से उसकी लंबाई मल्टीप्लाई करके निकाल लूंगा। बहुत बढ़िया। तो देखो जरा, मैंने कहा कि मुझे नहीं पता, ये इनफाइनाइट लेंथ वायर है, ये कैसा है, इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर। अब ये सीखो ध्यान से, अब मजा आएगा तुमको, अगर तुम पढ़ रहे हो तो तुम्हें मजा आएगा कि अब हम कितनी भी लंबाई का अगर वायर हो, अगर हमें उसकी डेंसिटी पता है, मात्र डेंसिटी से हम निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको अच्छे से पता है कोई भी वैद्युत आवेश होता है यानी कोई भी चार्ज होता है तो अपने आसपास क्या करेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी बिंदु पर हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालना सिखाया था, मैंने कहा था कि कोई भी चार्ज होगा उससे आप स्ट्रेट लाइन पॉइंट पी को जोड़ो, मैंने कहा इस पॉइंट पी पर निकालना है। इसकी दूरी मैंने क्या कह दिया, मैंने कहा आर दूरी पर है और दिशा के हिसाब से मैंने इसको बना दिया आर वेक्टर। आर वेक्टर से मुझे क्या मिल गया, वैल्यू मिल गई दूरी की और दिशा भी मिल गई। बहुत बढ़िया। तो मैंने कहा कि एक काम करो, पूरे लंबाई तो हमको पता नहीं है, अनंत लंबाई कहां ले आ पाऊंगा मैंने कहा छोटा सा आप टुकड़ा ले लो, उसकी लंबाई मैंने कितनी ले ली, dl। अभी पीछे सिखा के आया हूं, मुझे पहले से बता दिया गया है कि इस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड। यूनिफॉर्म से मतलब पता चल गया कि हर जगह पर बराबर चार्ज है। तो मैंने कहा इसकी डेंसिटी निकालनी होगी तो dq अपॉन dl करके मैं क्या निकाल सकता हूं, इसकी डेंसिटी निकाल सकता हूं, यानी डेंसिटी हमको ज्ञात होगी। ठीक है, तो इस पॉइंट P के लिए अगर आवेश हमारा dq है तो फॉर्मूले के हिसाब से जो फॉर्मूला आपको आता है वो क्या आता है, kq अपॉन r स्क्वायर। q की जगह कौन ले लेगा, q की जगह आ जाएगा dq, q की जगह कौन आ जाएगा dq। मैंने क्या कहा था, वहां पर वही चार्ज होगा जो चार्ज आपका जो वहां पर उपलब्ध है। तो कौन सा चार्ज उपलब्ध है, dq चार्ज उपलब्ध। ठीक है, आप ध्यान से देखना, क्या ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर सकता है, तो कहोगे नहीं, क्यों, क्योंकि सर यहां पर भी तो चार्ज है, यहां पर भी चार्ज है, यहां पर भी चार्ज है। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि टोटल का एक छोटा सा हिस्सा है dE, क्योंकि आपका छोटा सा चार्ज यहां पर पार्टिसिपेट कर रहा है। फिर मैं क्या कहूंगा, मैंने कहा ये तो स्केलर वेक्टर बनाओ, तो यहां क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर को जानने की समय आ चुका है। कोई भी यूनिट वेक्टर बनता है कैसे, ये जान लो। यूनिट वेक्टर बनता है उसके ओरिजिनल वेक्टर को डिवाइड कर दो उसके मान से, उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। यानी इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो आर होगा खुद ही। तो यहां पर देखो ध्यान से, ये कैसे बना होगा, तो यहां पर जब वैल्यू पुट करेंगे आप तो k dq आर वेक्टर अपॉन आर, और यहां क्या बेटा आर स्क्वायर इंटू आर करोगे तो क्या बन जाएगा, आर क्यूब बनेगा या नहीं बनेगा। तो इसका मतलब k dq आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब बन गया। आप ध्यान से देखो तो ये क्या है, ये तो इंटीग्रेशन आ गया। इंटीग्रेशन करता क्या है, जैसे तुमने इस चार्ज के लिए निकाला वैसे ही तुम इसके लिए निकालोगे, दूसरे वाले के लिए निकालोगे, तीसरे के लिए निकालोगे, और इस तरीके से तुम क्या करोगे, अनंत तक जितने चार्ज सबके कारण इस पॉइंट P पर जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड हो रही है उसको निकालोगे, उसके क्या करोगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के हिसाब से सबको जोड़ोगे। तो उस जोड़ने को कोई चीज बार बार रिपीट करनी हो तो क्या आ जाता है, इंटीग्रेशन। ये भी वही काम कर रहा है, ये भी ऐड ही कर रहा है। तो हमने क्या करा, हमने पहले एक के लिए निकाल लिया, फिर इसको क्या कर दिया हमने, इस पर इंटीग्रेशन लगा दिया।
इंटीग्रेशन लगने से क्या होगा, ये सारी अलग अलग चार्जेस को ऐड करेगा और तुमको टोटल दे देगा। तो ये बन गया तुम्हारा फॉर्म, ये क्या बन गया फॉर्मूला। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट P पर इस वायर के कारण क्या आएगी, के इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यूब अपॉन आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। अब हमको डी क्यूब भी नहीं पता, तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा ये क्यों मैंने पढ़ा रखा है, तो आप क्या करोगे, लैम्डा डीएल अपॉन आर स्क्वायर। तो ये मैंने क्या किया बेटा, तुम कहोगे सर ये कहां गायब कर दिया आपने, स्क्वायर कैसे कर दिया, तो मैं कहूंगा बेटा ये मैग्नीट्यूड है, ये क्या है मैग्नीट्यूड, इसमें डायरेक्शन नहीं है, इसीलिए वेक्टर को हटा दिया। आप चाहें तो यहां पर लैम्डा इंटू डीएल पुट करके सेम फॉर्मूले को वेक्टर में भी लिख सकते हैं। तो ये सिर्फ इसलिए कराया जाता है ताकि थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, थोड़ा आइडिया लग जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बना कैसे। आपको एग्जाम में ऐसा कुछ भी बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं पूछेंगे, लेकिन याद रखना बेटा बहुत सरल पढ़ोगे ना तो सवाल ही नहीं कर पाओगे, समझ ही नहीं पाओगे। कोई भी चीज करने के लिए हमें उसके लेवल से थोड़ा ऊपर पढ़ना पड़ता है, तब जाकर के उस लेवल के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये आप देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट इसी प्रकार से हमने क्या करा हुआ है, हमने कहा कि इस जो आपका सरफेस एरिया क्षेत्रफल था, इस पर टोटल चार्ज कितना था, इस पर टोटल चार्ज क्यू था। तो हमने कहा किसी पॉइंट पी पर जिसकी दूरी आर वेक्टर पर है, तो फिर से वही वाला फॉर्मूला यूज किया, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो मैंने कहा कि हमने पूरा सरफेस एरिया नहीं लिया, हमने छोटा सा टुकड़ा ले लिया जिसका क्षेत्रफल कितना था, डीए था। तो डीए पर चार्ज कितना उपलब्ध था, डीक्यू। तो हमने कहा के डीक्यू अपॉन आर स्क्वायर। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने कहा कि ऐसे ही दूसरा टुकड़ा यहां पर होगा, इसका क्षेत्रफल भी डीए है, इस पर चार्ज भी डीक्यू है, इसी प्रकार से यहां पर भी होगा, इसकी दूरी भी आर ही है। तो हमने कहा कि एक काम करो, सबको ऐड करना है तो इंटीग्रेशन लगा दो, इंटीग्रेशन लगा दिया। डीक्यू का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फिर से पुराना वाला फॉर्मूला याद करो, देखो डीक्यू बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू डीए, उठा के वैल्यू पुट कर दी। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालना सीख लिया। एंड लास्ट में आपके पास यही आखिरी टॉपिक होगा आज के लिए। इसी प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आपने किसी वॉल्यूम कंटेनिंग ऑब्जेक्ट निकाला, तो इस पे अगर टोटल चार्ज क्यू था तो फिर से डेंसिटी क्या आ गई, रो की डेंसिटी आ गई, तो डी क्यू निकालना होगा। मैंने कहा छोटा सा वॉल्यूम लिया, मैंने पूरा नहीं लिया, मैंने छोटा सा वॉल्यूम लिया, इसका वॉल्यूम डीवी है, इस पर चार्ज उपलब्ध कितना है, आवेश कितना है, डी क्यू। तो मैंने कहा ये छोटू से चार्ज के कारण इस पॉइंट पी पर क्या निकालना है मुझे, इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर से वही फॉर्मूला के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन इस पे इंटीग्रेशन क्यों लगा रहे हो सर, बेटा ये टोटल निकाल रहा है। इसी प्रकार से हमने यही सेम वॉल्यूम यहां लिया, इस पर भी चार्ज डीक्यू है और इस पर इसका वॉल्यूम भी सेम होना चाहिए, यानी जितने टुकड़े काटूंगा सबका वॉल्यूम और उस पर उपलब्ध चार्ज सेम होना चाहिए, तभी ये काम करेगा, तभी इंटीग्रेशन काम करेगा। तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, समझ गए। इसी प्रकार से डी क्यू की वैल्यू पुट कर दी, रो इंटू डीवी, रो इंटू डीवी। तो हमने आपको आज सिखाया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से आप अगर किसी एक बिंदु पर निकालना कैसे निकाल सकते हैं, और उस पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कैसे काम करता है। फिर मैंने सिखाया कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, और उसका इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाल सकते हैं किसी पॉइंट पी पर, वो भी मैंने आपको आज कंसेप्ट सिखाया। ठीक है, अगली बार मुलाकात होगी तो हम लोग इसी का 2-3 एप्लीकेशन और सीखेंगे, उसके बाद करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर के न्यूमेरिकल्स। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।